हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमने 2 क्लास यूपी पेट को लेकर के पहले ही अपने जो है चैनल में डाल दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है, मौर्य वंश है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो यूथ कंपटीशन का जो मैं बुक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बुक है और इससे हर साल जो है जितने भी पेट से क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर अधिकतर पूछे जाते हैं। ना सिर्फ पेट बल्कि यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस और छोटे छोटे कक्षाओं जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जीएस को लेकर के, उसमें भी ये काफ़ी लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। तब तक से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। क्योंकि आपके ही शेयर से मैं जो है आगे फिर बढ़ पाऊँगा, नहीं तो मैं फिर काम कैसे कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, इसमें मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में दे दिया गया है। सीधा सीधा इन पे दिया गया है, क्योंकि पेट का अपना एक टॉपिक दे दिया गया है। इसी टॉपिक से आपको तैयार करना है और 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आपको मैंने पहले ही सिलेबस में बता दिया था। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनामप्रियदर्शी भी था। तो देवनामप्रियदर्शी किसका था? तो सम्राट अशोक का था। यहाँ पर देखिए इन्होंने एलिब्रेट किया हुआ है कि अशोक को उसके अभिलेखों में देवनामप्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया है। और ये किस अभिलेख में किया गया है? तो भब्रू अभिलेख में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भब्रू अभिलेख में देवनामप्रियदर्शी किसको कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है। उसे प्रियदर्शी भी कहा गया है और इसके 4 अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, जिसे हम कहते हैं मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है इसे हम बोलते हैं उमंग। ठीक है, उमंग। ये ऊ से हो गया उडेगोलम, माँ से हो गया मास्की, गा से हो गया आपका गुर्जरा, और ऊपर वाला जो इसको हम ना बोलते हैं इसी को कहते हैं नेतूर। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 43 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो भाई मौर्यकालीन भारत के विवरण जो किसने दिया था? तो मेगस्थनीज ने दिया था इंडिका में। ठीक है, तो ये है आपका मेगस्थनीज। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक किसने दिया? तो मेगस्थनीज ने दिया है। विदेशी यात्री इस तरफ देखिए यहाँ पर लिखा गया है, और भारत में यात्रा का समय और रचनाएं क्या क्या हैं। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कवरअप कर रहा है। मेगस्थनीज जो है ये 304 से 299 यहाँ ईस्वी दिया गया है। ठीक है, ये ईस्वी नहीं है, जो है ईसा पूर्व है, तो इसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, 304 से 299 ईस्वी ही होगा, चूँकि देखिए ईसा पूर्व तो ईसा मसीह के जन्म के पहले से है। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप यही जानिए कि यहाँ पर ईस्वी लिखा तो ईस्वी ये पढ़िए, क्योंकि अब इन्होंने किया होगा तो अच्छा ही किया होगा, सोच समझ के किया होगा। 304 से 202, चूँकि 100 के बाद जो होता है, ठीक है, 1 AD के बाद से जो होता है वो तो ईस्वी हो जाता है। तो ये 304 ईस्वी ही है, ये राइट है, कोई गलत नहीं है। इसमें कन्फ्यूजन था, उसको मैंने दूर कर दिया है। ठीक है, अब 1 AD के पीछे जाएंगे तो ईसा पूर्व स्टार्ट हो जाएगा। तो मेगस्थनीज ने 304 से 299 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका को लिखा था। फाहियान ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था और इसकी बुक का नाम है फो क्योंकि। 399 से 414 ईस्वी तक ये रहा था। फिर ह्वेनसांग आया था, ये 630 से 643 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन के दरबार में था ये ह्वेनसांग, और इसने लिखा था सी यू की। तो ये तीनों आप देख लीजिए, आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो तोसली इज द राइट आंसर होगा। तोसली कलिंग की पूर्वी। देखिए कलिंग आपका जो उड़ीसा वाला रीजन है, वहाँ खारबेल बाद में हुआ था, तो वहाँ के क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, देखिए ग्राम विकास अधिकारी और राजस्व लेखपाल दोनों, और लोअर पीसीएस की द्वितीय सेकंड में पाली में भी पूछा गया, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने वहां 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना की। उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली बनाया और दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़ बनाया। अब यहाँ पर देखिए कि कलिंग पर जब विजय किया तो कलिंग को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, उत्तरी केंद्र की राजधानी को
तोसली बना दिया गया और दक्षिणी को क्या बता दिया गया, जौगढ़। तो ये आप दोनों याद कर ही रहिए चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए हम ऐसे ही तैयार कर पाएंगे चूँकि हम पढ़ तो एक बार लेते हैं, उसके बाद हम इसका रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन करने के बाद भी देखिए पढ़ने का एक क्रम होता है, पहले आप रैंडमली पढ़ाई करिए, उसके बाद आप पढ़ने के बाद जो है इसको दोहराइए, दोहराने के बाद उसको फिर उसका शॉर्ट नोट बनाइए, उसका रिवीजन करिए, क्वेश्चन आंसर के बारे में करिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसे नहीं हो जाता कि बार पढ़ के हो जाएगा। ठीक है, तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 8 वर्ष के बाद और 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में, यहाँ देखिए 261 ईसा पूर्व दे दिया गया है, कलिंग विजय किया था। अब मैं इसको मानूं कि ये सही है 304 से 299 ईसा पूर्व, तो फिर ये क्या है? ठीक है, 261 ईसा पूर्व ये क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं दिक्कत, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि किताबें भी जो है कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती हैं। तो ठीक है, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी। अब भाई जब देखिए यहाँ पर मेगस्थनीज दरबार में आया 304 से 299 ईसा पूर्व में, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त दादा था अशोक का। जब ये ईसवी में आया हुआ है तो भैया ये ईसा पूर्व में कैसे हो जाएगा? कलिंग विजय कैसे ईसा पूर्व में कर लेंगे? इसका मतलब है कि ये भी ईसवी पूर्व ही है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको ईसवी पूर्व ही कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कन्फ्यूज़ किया था और गलत बताया था, तो इसको आप सही कर लीजिए कि 304 से 299 ईसवी पूर्व उसको करिए, BCE करिए, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए उन्होंने अपने एलिब्रेशन में ये दे दिया कि ईसवी पूर्व लिखा हुआ है कि कलिंग विजय किया हुआ था और उसका उल्लेख 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है, तो कलिंग विजय 13वें शिलालेख में मिलता है। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष में इन्होंने हमला कर दिया था कलिंग पर। उत्तरी केंद्र को राजधानी तोसली और दक्षिणी केंद्र को जो क्या बनाया था, जौगढ़ बनाया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ डैश में एक स्तंभ पर था। कहाँ पर था? गौतम बुद्ध में, कन्नौज में, संभल में, सारनाथ में। सारनाथ इज द राइट आंसर होगा, राज्य मंडी परिषद में आया है। ठीक है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ में लिखा गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ सटाए गए हैं और इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया है? राजस्व निरीक्षक में पूछा गया है 17/7/2016 पेपर फर्स्ट में। तो कौन सा है यहाँ पे? शाहबाजगढ़ी अभिलेख। अब ये मुझको भी नहीं आ रहा था, मैं आपको सही बताऊँ तो मुझको भी ये चीज़ नहीं पता थी। देखते हैं क्या है। शाहबाजगढ़ी एक गाँव एवं ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख में से एक था। अब इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है और 30 जनवरी 2004 को यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक स्थल की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। आप जैसे जैसे देखेंगे कि जिस तरह आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर भगेंगे तो उस तरफ जो है ब्राह्मी लिपि का धीरे धीरे प्रयोग कम हो जाएगा और खरोष्टी लिपि और बीच में अरमाइक लिपि आ जाएगी। यहाँ पर अरमाइक आएगी, यहाँ पर ब्राह्मी आएगी और यहाँ पर खरोष्टी लिपि आना स्टार्ट होगी। तो जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ भागेंगे वहाँ पर खरोष्टी लिपि का प्रचलन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो स्तंभ है कि स्तूप है कि चैत्य है या वारादरी है? तो स्तंभ इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है, कला जो है वो स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व में। अब यहाँ पर देखिए 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व में कहा गया, मतलब BCE में कहा गया, बिफोर कॉमन एरा में कहा गया, ईसवी पूर्व में कहा गया है। तो ऊपर वाला जो उन्होंने बताया था टाइम पीरियड वो गलत बताया था। स्तंभों की यष्टि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है और इन पर इतनी बढ़िया पॉलिश है कि वे आज भी शीशे की तरह चमक रहे हैं। मतलब उस पर जंग नहीं लगा है। जैसे स्तंभ लेख होता है ऐसे बनाया जाता है और उसके ऊपर जो है कुछ जो है फूल वूल बना दिए जाते हैं, फिर उस पर सिंह बैठा दिया गया है। तो इस पर इतना बढ़िया नक्काशी किया गया है कि ये जो है इस पर आज तक जंग नहीं लड़ा, एकदम चमक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो कश्मीर, कर्नाटक, गुर्जर या कामरूप? तो इसका आंसर होगा डी, कामरूप। इसको आसाम भी कहा जाता था पहले। देखते हैं,
अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, हिंदू कुश, हिमालय क्षेत्र, ब्रह्मगिरी, वर्तमान कर्नाटक, कठियावाड़, गुजरात, मध्य प्रदेश और कश्मीर व बंगाल की खाड़ी में शामिल है। यहाँ तक कि जो जम्मू या कश्मीर में कुछ है जिसने अशोक ने बसाया हुआ था, किंतु उसके साम्राज्य में कामरूप शामिल नहीं था। ठीक है। बृहद सांची स्तूप किस काल में से संबंधित है? तो हो जाएगा मौर्य काल में। ठीक है, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था इवनिंग टाइम में। बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह बौद्ध स्तूप के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक अर्धवृत्त कटोरे की आकृति से बना का आकार का बना हुआ है। ठीक है। अब यहां पर देखिए गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और गुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसको बोल लेते हैं, मैंने अलग पढ़ दिया था। तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक है, देखते हैं आगे। हरिसेन समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट के समुद्रगुप्त के मंत्री थे। ठीक है, तो गुप्त सम्राट के समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे और 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि थे ये। और इनके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख है, उसको स्तंभलेख भी कहा जाता है, तो वो किसने किया था? हरिसेन ने ही किया था। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश का राजनीतिक ऐतिहासिक बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक भी यही था और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि नेपोलियन से बहुत पहले था तो इस चीज़ को कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन चलिए ठीक है, बोलते हैं तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है? ठीक है, कौन थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान थे धन्वंतरी, ये आपके जो है योग से संबंधित है, या धन्वंतरी को शायद चिकित्सा के बारे में देखा जाता है। छपड़क, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर, कालिदास, बेताल भट्ट, बररुचि, वरामीर ये गणितज्ञ थे और ये कालिदास आपको पता ही होगा कि बहुत बड़े कवि थे। उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का बेटा कौन था? तो ये था। द्वितीय का बेटा कौन था? तो विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का लड़का था। ठीक है, उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से क्रम में भारत आए थे, कौन कौन से पहले आए थे? तो फाइयान आया था, ह्वेनसांग आया था। तब देखिए पहले सबसे पहले आया था फाइयान। ठीक है, और इसने लिखा था बुक फो क्योंकि। उसके बाद आया था ह्वेनसांग। देखिए फाइयान आया था गुप्तों के शासनकाल में। ठीक है, ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में और टॉमस रो आया था आपके किसके शासनकाल में? तो जहांगीर जब बैठा था तब वहाँ पर। तो देखिए फाइयान 399 से 414 ईस्वी में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, या इसे चंद्रगुप्त सेकंड भी कहते हैं, इसके समय में आया था। ह्वेनसांग 629 से 643 ईस्वी में आया था हर्षवर्धन के समय में। टॉमस रो आया था 1615 से 1619 ईस्वी में। ठीक है, ये है आपका स्थिति। उसके बाद यहाँ पर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो मैंने आपको बताया था चिकित्सक थे, यही सही है। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के एक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। यह भारत में औषधि विज्ञान के जनक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतरी भी थे। अन्य छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बररुचि, अमर सिंह, बरामीर एवं कालिदास थे। ठीक है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो भैया चरक गणित से संबंधित है। देखिए आ गया होगा, एक सेकंड।
चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे। सॉरी मैंने गलत बता दिया, चरक आयुर्वेद से संबंधित है, तो यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए। वराहमिहिर गणितज्ञ थे, तो चिकित्सा संबंधित है। एक सेकंड, ये रहा आपका। तो यहाँ पर देखिए ये चिकित्सा से संबंधित है, जो कि चरक संहिता जो है शल्य चिकित्सा से संबंधित था, तो यहाँ पर जो है ये सही होगा। चरक संहिता में एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जो कनिष्क की कुषाण राजवंश में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है, जिसमें रोगजनक और रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है। पांचवा है खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है। यहाँ पर देखिए कि खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 375 से 415 ईस्वी के शासनकाल में ही रहते थे। ठीक है भाइयों, तो हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।